जहां पे बच्चा एक्टिव हो, प्रयोग कर सके, एक्सप्लोर कर सके, अन्वेषण कर सके। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, तन्वी प्रैक्टिसेस डीप ब्रीदिंग just before the onset of examination. She is using dash strategy to cope with anxiety. परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है। आप लोग भी जाते होंगे ना कई बार पेपर देने, ऐसे बड़े बड़े लंबे लंबे सांस दो, रामदेव जी याद आ जाते होंगे कई लोगों को। तो ये क्या प्रैक्टिस कर रही है? डीप ब्रीदिंग। इससे क्या होता है, हमारे थोड़ा जो हार्ट रेट है या एंग्जाइटी है वो कंट्रोल होगी कुछ हद तक, ठीक है ना। मिथुन कह रहे हैं मुझे रख लो पोल के लिए, इतनी रात को आओगे जाओगे, फिर सीटेट का पेपर कौन देगा सरकार। परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है। दुश्चिंता से निपटने के लिए कौन सी तकनीक है, बताइए कौन सी तकनीक है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है ना, वो ऐसा थोड़ी कुछ कर रही है कि प्रॉब्लम है कोई उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है कुछ करके, है ना। अवॉइडेंस, अवॉइड कहां कर रही है? डिनायल, डिनायल तो होता है कि प्रॉब्लम है ही नहीं, मैं तो डरी हुई नहीं हूं, ये है डिनायल, ठीक। इमोशन मैनेजमेंट है, ये इमोशनल मैनेजमेंट है, भावनात्मक नियमन है कि वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, अपने श्वास को कंट्रोल करके या थोड़ा रिलैक्सेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है। तो इमोशंस क्योंकि इतने ज्यादा हावी हैं पेपर के टाइम पे, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, टेंशन है, तो वो एक एक्टिविटी कर रही है जिससे इमोशंस कंट्रोल में आ सके, है ना, कि आप कुछ और सोच सकें। यही सब तो हो सकता है कि इमोशंस को आप कंट्रोल कर पाए, अवेयर हो पाए उनके प्रति, नहीं तो रोने लग जाए वहां, उससे क्या होगा फिर। तो इमोशनल मैनेजमेंट है ये, और आप करके देखेंगे 2-4 बार तो अंतर पड़ता है इससे, क्योंकि आपका जो ब्रीदिंग, जब भी आप स्ट्रेस्ड होंगे आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, एंग्शियस आप फील करेंगे, तो 2-4 बार आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो अपने आप इमोशनली हल्का सा अच्छा महसूस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ड्यूरिंग द लॉकडाउन, अभी लॉकडाउन लगा था सबको याद होगा, 2 साल पहले की बात है, 2020 में खूब पढ़ाई करते थे हम। ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, रोहिणी लाइक्स टू रीड द स्टोरी बुक्स हर एल्डर सिस्टर हैड विदाउट एनी प्रमोटिंग फ्रॉम एनीबडी। रोहिणी इज, यानी जब कोविड-19 की महामारी आई, पैंडेमिक आया, लॉकडाउन के समय क्या हुआ, रोहिणी एक बच्ची है जो अपनी बड़ी बहन की किताबें पढ़ रही है, और बड़ी बहन ने कहा भी नहीं है, वो बड़ी बहन खुद नहीं पढ़ रही है अपनी किताबें, लेकिन ये छोटी बहन पढ़ रही है। क्यों? क्योंकि उसको मजा आता है, इंटरेस्ट है ना। तो इस केस में क्या है, इंटरेस्ट, इसका रीजन कहीं बाहर है कि उसको रिवॉर्ड मिलेगा, नंबर आएंगे, कुछ नहीं है, उसकी तो किताबें भी नहीं है, अंदर रीजन है। रीजन अगर अंदर हो तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, जिसका रीजन बाहर ना हो। स्व प्रेरित अधिगमकर्ता, बच्ची को सच में इंटरेस्ट है किसी चीज को करने में, इसलिए कर रही है ना। हम यहाँ जुड़े हुए हैं किस लिए? क्योंकि सच में मजा आता है सिखाने में, अदरवाइज कोई रीजन नहीं है, दूसरा बचा ही नहीं है। दिसंबर 2021 में 122 आया था, बहुत बढ़िया कृष्णा कह रहे हैं, आपकी वजह से, आप लोग की मेहनत है यार। देखिए, कॉम्पिटिटिव लर्नर, किसी से कॉम्पीट तो कर ही नहीं रही। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लर्नर, यानी प्रदर्शन के नंबर 1 आने के चक्कर में, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा। एक्सट्रिंसिकली, बाहर तो कोई एक्सटर्नल रीजन ही नहीं है कि पढ़ के कोई लड्डू मिल रहे हैं, ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं। तो बी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर। इंटरनल मोटिवेशन बेटर होती है एक्सटर्नल से, आंतरिक अभिप्रेरणा इज बेटर देन एक्सटर्नल मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, और 4 सवाल हैं, उसके बाद आप अपने घर और मैं अपने, बेसिकली हम लोग अपने अपने ही घर हैं, है ना। शौर्य जाएगा बस सोने। देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, तो ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शंस यानी वैकल्पिक अवधारणाएं, जिनका दूसरा नाम नाइव कॉन्सेप्शंस होते हैं, यानी जो बच्चे सहज रूप से बना लेते हैं अपने मन में, एंड मिसकॉन्सेप्शंस, इनको मिसकॉन्सेप्शंस भी कह दिया जाता है, होल्ड बाय चिल्ड्रन रिप्रेजेंट, बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं या भ्रांतियां कई बार जो बन जाती हैं कि बच्चों को लग रहा है आप ट्रेन में जा रहे थे, आपने देखा पेड़ साथ साथ चल रहे हैं, आपको लगा पेड़ भी साथ साथ चलते हैं जब ट्रेन चलती है तो, या जहां आप जाते हैं रात को देख रहे हैं आप चंद्रमा हर जगह है, तो जब आप बचपन में होते तो आपको लगता है ये मेरे साथ चल रहा है, तारे मेरे साथ चल रहे हैं, है ना, कि मैं नानी के यहाँ गई तो वहां पे भी तारे हैं, चांद है, और जब मैं अपने घर थी तो वहां पे भी थे, तो ये क्या हुआ, चांद मेरे साथ चल रहा है। ये भ्रांति है भाई, ये कोई साइंटिफिक नॉलेज थोड़ी है, ये भ्रांति है जो बच्चे के सहज ज्ञान से आई है, जो उसने देखा है, इंट्यूटिव आइडियाज से आई है। एग्जैक्टली सही लिख रहे हैं आप लोग। इनेबिलिटी टू लर्न, ये सीखने की अक्षमता थोड़ी दर्शा रही है, ये तो दिखा रही है कि बच्चा एटलीस्ट सोच पा रहा है, चाहे वो गलत सोच पा रहा हो, लेकिन उसके मन से तो चीजें आ रही है ना, रीजन तो कर पा रहा है। तो इंट्यूटिव आइडियाज अबाउट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, बच्चे का सहज ज्ञान है, ये सहज विचार हैं जो नेचुरली उसके अंदर से आ रहे हैं, है ना, बेसलेस नहीं होते, परमानेंट कॉन्सेप्चुअल स्टैग्नेशन नहीं है, इनको चेंज किया जा सकता है धीरे धीरे साइंटिफिक या डिस्कशन के थ्रू, नॉलेज के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इस पे हम बच्चों को डांटते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, 4 सही है, 1 सही है। Which of the following pedagogical strategies are effective in a primary classroom? यानी प्राथमिक स्तरीय कक्षा में कौन सा एक तरीका, कौन सी एक स्ट्रेटेजी पढ़ाने की, pedagogical मतलब the way you teach, art of teaching, science of teaching is pedagogy, तो पढ़ाने की कौन सी स्ट्रेटेजी सही है प्राइमरी में।
प्राइमरी मतलब कक्षा 1 से 5, अब ये 8 भी लिखा होता तब भी आपको भले में ही जाना था बच्चे के। कॉन्सेप्ट मैप्स का प्रयोग करना। कॉन्सेप्ट मैप क्या है? आपने पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, एक मैप बनवाया हुआ है, फ्लो चार्ट बनवाया हुआ है, ताकि समझने में आसानी हो, कॉम्प्रिहेंशन में आसानी हो। सही बात है। मूविंग फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, दुनिया जाती है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये कह रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? अमूर्त चीज। प्यार के बारे में सोचो, है ना, फिजिक्स के किसी लॉ के बारे में सोचो, अमूर्त। लेकिन जब आप उसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, जैसे आप देखते हैं आजकल बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे जहां पे एक्सपेरिमेंट्स कर करके दिखाते हैं अलग अलग टीचर्स, और वो क्या है, कॉन्क्रीट बना दिया उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को। तो हम कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट समझाते हैं, जो हमारे सामने हो। कॉन्क्रीट मतलब जिसको टच और फील किया जा सके, उससे जो हमारे सामने नहीं है, अमूर्त है, उसको समझाते हैं। तो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट जाया जाता है, ना कि एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट। तो A to C नहीं, C to A जाते हैं, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं। तभी आप देखते हैं पियाजे की स्टेजेस में पहले आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, बाद में आती है फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल एब्स्ट्रैक्ट वाली अवस्था है। तो ये बेसिक सी बात है, ये गलत हो गया यहाँ पे। प्रोविजनिंग फॉर डाइवर्स मटेरियल, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का यूज करें, स्टोरीज और एनेक्डोट्स का यूज करें, यानी किस्से कहानियों का यूज करें, लेकिन ये गलत है। बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन तो जहां पे भी है उसको हटा देंगे। बी ऑप्शन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो फिर तो सीधा आंसर अपने आप ही आ गया, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ेंगे। देखो अगर यहाँ नॉट लिखा होता ना तो आंसर चेंज हो जाता। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, बड़ा सा क्वेश्चन है। अ प्राइमरी टीचर आस्क्स हर स्टूडेंट्स टू राइट ऑल द इंफॉर्मेशन एटलीस्ट 5 टाइम्स इन देयर नोटबुक। ये होता था ना पहले, 5 बार लिखो एक चीज को। तो प्राइमरी क्लास में जो कि छोटे बच्चे हैं उनको एक्टिविटी करके सिखाना चाहिए, तो उनको बच्चे को कहा जा रहा है कि बेटा एक काम करो, 5 बार लिखो, 10 बार लिखो ये टेबल, जब जाके याद होगा तुमको। तो ये क्या है? इसको रट्टाफिकेशन कहते हैं, इसको मीनिंगफुल लर्निंग नहीं कहते, है ना। बार बार लिखने को कहा जा रहा है सेम चीज। हाईली इफेक्टिव सिंस रिहर्सल एंड रेपिटेशन हेल्प सिग्निफिकेंटली इन मीनिंगफुल लर्निंग ऑफ कंटेंट। भैया मीनिंगफुली सिखाया नहीं जा रहा, डिफरेंट चीज एक्सपेरिमेंट करके दिखाई नहीं जा रही। इसका मतलब सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, इसका मतलब है रटना, कि समझ में नहीं आ रहा 2 2 जा 4 क्यों है, बस रटना है। तो ये अच्छा तरीका नहीं हुआ। इफेक्टिव सिंस रेपिटेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन लेस देन 5 टाइम्स लीड्स टू इमीडिएट फॉरगेटिंग, कि 5 बार तो करना ही होता है, फलाने बाबा जी ने बताया, ऐसा भी नहीं है। इनफेक्टिव सिंस मोर रिहर्सल इज नॉट अ सूटेबल टेक्निक फॉर मीनिंगफुल लर्निंग, यानी अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एग्जांपल्स लाते हैं, बच्चे के जीवन से जोड़ते हैं। ये तो सीधा सीधा रटना हो गया ना, जब 5 बार आप लिखवाने को कह रहे हैं। बस उपयुक्त तकनीक नहीं है, अच्छी तकनीक इससे ज्यादा अवेलेबल है मार्केट में। इनफेक्टिव सिंस रिहर्सल इज, मार्केट मतलब पेडागोजी में, ये इनफेक्टिव है क्योंकि रिहर्सल कॉम्प्लेक्स होता है और मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि रिपीट करना मुश्किल होता है। तो डी ऑप्शन इज नॉट राइट, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एक और क्वेश्चन, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, यानी कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं, बताइएगा। पहला है एल्गोरिथम्स, यानी कुछ आप सेट एल्गोरिथम्स होते हैं, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है किसी चीज को करने का, है ना। मान लीजिए मोटर सही करनी है तो कुछ एल्गोरिथम्स फॉलो करने होंगे, कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, है ना। और अगर हम बात करें ह्यूरिस्टिक्स की, तो ये जुगाड़ होते हैं जो हम घरों में कर लेते हैं। कई लोग पेन को क्लिप की तरह यूज कर लेते हैं बालों में, ये फंडा है, ह्यूरिस्टिक है, जुगाड़ है। ट्रायल एंड एरर विदाउट कॉम्प्रीहेंशन, यानी बिना समझे बिना बोध के बस रट रहे हैं आप, ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं। यही हो रहा था लास्ट क्वेश्चन में, जब कहा जा रहा था 5 बार लिखो, तो वो प्रयास और त्रुटि नहीं है, वहां पे आंख बंद करके बिना समझे प्रयास और त्रुटि अगर आप कर रहे हैं, बार बार ट्राई कर रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ में कुछ आ नहीं रहा, तो वो फिर गड़बड़ है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग इससे नहीं होगी, क्योंकि आप समझ के तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। भाई प्रयास भी तो समझ के करेंगे एटलीस्ट। फंक्शनल फिक्सनेस तो हमेशा याद रखिएगा, ये लर्निंग में बाधा क्रिएट करती है, ये प्रॉब्लम है। फंक्शनल फिक्सनेस होता है किसी चीज को करने की, यानी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आई, आज से 10 साल पहले जो प्रॉब्लम आई थी वही तरीका आज भी आप अपना रहे हैं, जबकि दुनिया बदल गई। तो फंक्शनल फिक्सनेस काम की नहीं होती, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बाधा या बाधक है ये। तो फर्स्ट और सेकंड यही 2 उत्तर सही हैं। कहां पे हैं ये? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से, नहीं तो गलत हो जाएगा। पेडागोजी में गलत की संभावना हो जाती है गलती की, अगर आप ठीक से ना पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्योंकि आपको पढ़ के समझना होता है, टू द पॉइंट आंसर नहीं निकलते, समझ के आंसर तक पहुंचना होता है पेडागोजी में, तो थोड़ा सा टाइम आपको ध्यान से पढ़ने पे लगाना है। इटावा की धरती से प्रणाम गुरुजी। अरे सौरभ, बहुत अच्छा लगता है जब आप इस टाइम पे देश भर से जुड़ के, और सबका ध्यान इतना होता है, सबको याद आती है पढ़ाई अच्छे से करनी है ना। काश आप साल भर ऐसे पढ़ पाते। देखिए खैर कोई बात नहीं, बट एग्जाम टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, तो बढ़िया है कि आप अभी भी पढ़ पा रहे हैं। ये आखिरी सवाल है आज के लिए, फिर इसके बाद आप सो जाएंगे या पढ़ाई करेंगे, वो आपकी अपना पर्सनल डिसीजन है।
विच वन ऑफ दीज एक्टिविटीज इज नॉट इफेक्टिव, यानी प्रभावशाली नहीं है फॉर मेकिंग यूज ऑफ प्रीवियस नॉलेज ऑफ चिल्ड्रन फॉर फर्दर लर्निंग। भाई हम बच्चों के पूर्व ज्ञान को, प्रीवियस नॉलेज को, जो आपको पहले से आता है, ओल्ड नॉलेज को न्यू नॉलेज से कनेक्ट करते हैं। जब भी हम कुछ नया सिखाते हैं तो प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हैं नई चीजों को कनेक्ट करने में, है ना। जब हम पढ़ाते भी, आपने देखा होगा वो लेसन प्लानिंग, जब पाठ योजना बनाई जाती है तो पहले प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अच्छा बच्चों तुमने बादल देखे हैं, अच्छा बारिश को देखा है कभी, अच्छा होती कैसे है। फिर आप चैप्टर पे आते हैं 1 घंटे इधर उधर से उसकी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करके कि आज हम इस बारे में जानेंगे, ताकि आपको पता लग जाए बच्चों को पहले से कितना आता है। तो ये रोट मेमोराइजेशन है नहीं, ये तो आप नींव पे बिल्डिंग बना रहे हैं ना। ब्रेनस्टॉर्मिंग है, कॉन्सेप्ट मैपिंग है, स्कीमा एक्टिवेशन है, क्या है ये? निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता? नॉट इफेक्टिव लिखा हुआ है, आंसर चेंज हो जाएगा। नॉट इफेक्टिव, हाँ। रोट मेमोराइजेशन में पूर्व ज्ञान से कोई फर्क नहीं पड़ता, रटने में वहां तो बस रटंत विद्या है, आंख बंद करके रटते जाओ, पहले से क्या आता है नहीं आता कोई मतलब नहीं है, थियरम है, थियरी है, सब रट लो। तो रटने में प्रीवियस नॉलेज का यूज होता ही नहीं है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में होगा, जब आप आइडियाज सोच रहे होंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? ग्रुप में बैठ के बच्चे और किसी प्रॉब्लम पे अलग अलग आइडियाज दे रहे हैं, तो उसमें जो भी उसको पहले से पता होगा वही उससे संबंधित आइडिया आएगा। स्कीमा एक्टिवेशन जी नहीं। स्कीमा क्या है? आपके दिमाग में जो भी एक सिस्टम या पहले से चीजें फीड हैं एक तरह से, वो सारी चीज आपके स्कीमा में है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैपिंग, ये तो समझने में हेल्प करता है, कॉन्सेप्ट को लेकर के मैप बना हुआ है, पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, ये है वो है, फ्लो चार्ट वगैरह से। तो रटना यहाँ पे गलत उत्तर होगा, क्योंकि गलत है इसीलिए सही है, क्योंकि नॉट इफेक्टिव पूछा था कि काम का कौन सा नहीं है। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने आपने ठीक किए आपको